हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग बात करने वाले हैं आंकिक प्रश्न जो संबंधित है कूलाम के नियम से। देखो, कूलाम के नियम के बारे में आंकिक प्रश्न के लिए मैंने दो क्लासेस डिसाइड की थी जो बेसिक्स के फॉर्मेट में रहेंगी। एक क्लास कर ली थी जिसमें हम लोगों ने ओ लेवल के क्वेश्चन किए थे। ओ लेवल के क्वेश्चन करने का मतलब समझते हो? ओ लेवल के क्वेश्चन करने का मतलब यह है कि आप एकदम बेसिक समझ रहे हो उस टॉपिक से संबंधित। और कल की क्लास आप लोगों को काफी पसंद भी आई थी और आप लोगों के कमेंट्स देख करके लगा कि हाँ भाई, सच में अगर बेसिक पढ़ाते हैं और बच्चे बेसिक सही से पढ़ते हैं तो इंटरेस्टिंग रहता है चीजें। और मेरा हमेशा से यही मानना है कि जितने स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होते हैं उतना ही आगे जाकर के फ्यूचर में आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, इसके बाद आज हम लोग करेंगे, आप ये बोल सकते हैं कि ओ प्लस। ओ प्लस का मतलब क्या है? आज हम थोड़ा सा क्वेश्चंस इस तरह के करेंगे जिसके अंदर कैलकुलेशन वगैरह रहेगी। उसके बाद अगला जो वीक है, अगला जो पूरा वीक है, उस वीक को हमने नाम दिया है आंकिक सप्ताह, न्यूमेरिकल वीक। उस न्यूमेरिकल वीक के अंदर आपको पूरे वीक में मोस्टली, जैसे हम लोग एक वीक में 3 या 4 क्लासेस होती हैं फिजिक्स की, उन सब में आपको न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से संबंधित जितना भी आपने पढ़ लिया है। तो जो भी बच्चों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का जितना भी सेशन है वो सारा बैच के अंदर ही होगा। और इसीलिए जिसने भी अभी तक फोर्स बैच को ज्वाइन नहीं किया है, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उनके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं 10 बजे बाद में। और जब 10 बजे बाद कॉल करेंगे आपको बाकी की जानकारी दे दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीक न्यूमेरिकल वीक होने वाला है, उसके लिए सब लोग रेडी रहें। और एक्सक्लूसिव एट एप्लीकेशन, तो जिन्होंने भी अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है, बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं, कर लीजिए ताकि आप लोग इंटरेक्ट कर सकें और चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। चलो, आज की क्लास में हम कुछ कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर के चलेंगे जिन प्रश्नों में कैलकुलेशन छुपी होगी, थोड़ा सा कंसेप्ट होगा लास्ट क्लासेस का, और जो आपको आइडिया देंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फ्रेम करेंगे खुद ही और खुद ही करने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक ट्राइंगल से तो मैंने आप लोगों को मिलवा ही दिया था लास्ट क्लास में, है ना? उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो इसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पढ़नी है। ये आपका समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो ए है, ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी ए है। जब प्रश्न को नरेट करते हैं ना, नरेशन जानते हो प्रश्न का, जब प्रश्न को बोल के समझाया जाता है वो ही 50% आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। ये जो प्रश्न है, देखो अप्रोच क्या होती है? अप्रोच ये होनी चाहिए कि भाई मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दूं फिर उसको समझाऊं। बट क्योंकि मैं ओ प्लस लेवल पे हूं तो इस समय प्रश्न को पूरा एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी मेरी है। 50% काम तो मैं अभी कर ही दूंगा आपको समझा करके, बचा हुआ काम आपको करना है और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये आपके सामने त्रिभुज है। प्रश्न कुछ ऐसे कह रहा है कि इस त्रिभुज की संभव त्रिभुज है और इस संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर यहां भी आवेश क्यू है, यहां भी एक आवेश रखा हुआ है, वो आवेश भी क्यू है, और यहां जो आवेश रखा हुआ है वो आवेश भी क्यू है। अगर हम नाम दें भाई, इसको ए बोलें, इसको बी बोलें और इसको सी बोलें, तो ए बी सी तीन जो इसके कोने हैं त्रिभुज के, वहां पे एक एक आवेश रखा हुआ है, भुजा ए है। आपसे एक कहा जा रहा है, प्रश्न क्या है, आपसे एक कहा जा रहा है कि जो ए है, ए के ऊपर जो आवेश रखा हुआ है उसके ऊपर लगने वाला नेट बल आपको निकालना है। मतलब एफ ए नेट जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। यही आपका प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए अपन को वेक्टर वगैरह की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस आवेश के ऊपर जो कुल बल लगेगा उसको कैसे कैलकुलेट करना है। हमें थोड़े बहुत फॉर्मूले पता होने चाहिए जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। और मुझे पता है आप लोग सब रेगुलर हो तो आप लोगों ने लास्ट क्लास पक्का देखा होगा। आपके पास समय है 1 मिनट का, इसको ट्राई कीजिए। और जो बच्चा इसको कर चुका है या फिर कर रहा है वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए जल्दी से। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो जो भी बच्चा इसको सॉल्व कर रहा है। इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। और इसके लिए आपको उन चीजों की जानकारी होनी चाहिए जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ए के ऊपर नेट निकालना। राकेश ने एक आंसर बना करके दिया है। करो करो करो, ट्राई करो, दिल से ट्राई करो, आ जाएगा, तो मुश्किल नहीं है।
कैसे करेंगे, अप्रोच क्या रहेगी, है ना। अप्रोच ये रहती है इस प्रश्न में, सबसे पहले तो उसके ऊपर जो भी बल लगा रहे हैं उन बलों को देखिए, उन बलों की दिशाओं को बनाइए, और उसके बाद जो फॉर्मूला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, उसका अंडर रूट करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखें कैसे करेंगे इस प्रश्न को। इसको अभी अपन पॉज करके रीसेट करके छोड़ देते हैं। चलो करते कैसे हैं इस तरह के प्रश्नों को वो देखिए। सबसे पहले तो इस आवेश Q के बारे में बात करते हैं। इस आवेश Q के ऊपर कौन है जो बल लगाएगा, है ना। आवेश Q पर जो यहां रखा हुआ है उस पर बल लगाने वाले दो लोग हैं, एक तो ये उसके ऊपर बल लगा सकता है और एक ये उसके ऊपर बल लगा सकता है। ठीक बात, पहली चीज तो ये है जो समझनी है आपको। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि सजातीय बल सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। ये जो यहां पर आवेश है इसके ऊपर ये वाला आवेश किस दिशा में बल लगाएगा, ये अगर सोचना है तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। प्लस और प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो यहां जो आवेश रखा हुआ है और यहां जो आवेश है, ये आवेश इस आवेश को अपने से दूर भेजेगा और अपने से दूर भेजने के लिए इस प्रकार बल लगाएगा। तो ये जो दिशा मैंने बनाई है ये किसकी दिशा है, ये है बल किसके ऊपर, ए के ऊपर, किसके कारण, बी के कारण। तो इसको कहा जाएगा FAB। इसकी दिशा निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, दिशा सबने आराम से निकाल ली थी और उम्मीद करता हूं कि सब बच्चों ने इसकी दिशा एकदम सही निकाल ली होगी, परेशानी हुई नहीं होगी, क्योंकि ये आवेश उसको धक्का देगा। ऐसे ही ये जो आवेश है ये भी इस Q को अपने से दूर धक्का देगा, और अपने से दूर धक्का देगा तो स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। और इसको आप बोलेंगे ये बल है, किसके ऊपर बल है, ए के ऊपर बल है, किसके कारण बल है, सी के कारण बल है। तो ये आपके कहलाएंगे FAB और FAC। बताओ यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया था। अमित कुमार जी कह रहे हैं कि थोड़ा कम समझ में आया या नहीं आया है, तो उसके लिए मैं ये कहूंगा बेटा कि आपको लास्ट क्लास देखनी चाहिए। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो ही आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि ये सेम चीज मैंने लास्ट क्लास में करवाई थी, वो बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, FAB और FAC का मान लिखने की कोशिश करते हैं। तो FAB का मान कितना होगा, ध्यान से देखना। FAB क्या है, FAB दो आवेशों के बीच में बल है। कौन कौन से आवेश, एक तो आवेश जो A पर रखा हुआ है और एक आवेश जो B पर रखा हुआ है। किसी भी बल का जो आवेशों के बीच में होता है उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल, कुलाम बल। तो अगर कुलाम बल का परिमाण आपको लिखना हो, कुलाम बल की वैल्यू आपको लिखनी हो, तो उसके लिए कुलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। कुलाम के नियम का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को लेकर के चलेंगे। तो देखते हैं K Q1 का मतलब क्या है, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश क्या है, दूसरा आवेश भी Q है, डिवाइड बाय उनके बीच की दूरी कितनी है, A है, तो A स्क्वायर। तो यहां से FAB कितना निकल के आया, K Q स्क्वायर डिवाइड बाय A स्क्वायर। पक्का, यहां तक एकदम ठीक है, मस्त समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया। अब आते हैं इधर FAC के बारे में देखते हैं कि FAC कितना है। तो FAC की बात की जाए तो K, पहला वाला आवेश कितना है Q, दूसरा वाला आवेश भी कितना है Q, बीच की दूरी कितनी है A, तो ये आ गया K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। नोट करने वाली बात क्या है कि परिमाण में, वैल्यू में, डायरेक्शन में तो अलग अलग है दोनों, परंतु वैल्यू में FAB और FAC बराबर हैं और मान कितना है K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि चाहे मैं FAC लिखूं चाहे मैं FAB लिखूं, एक ही बात है, दोनों बराबर हैं। FAC बराबर है FAB के, और इनको सिंपल सा अपन F बोल देते हैं। जब ये दोनों बराबर ही हैं इनको सिंपल सा क्या बोल देते हैं, F बोल देते हैं। ये ठीक है। अब देखो, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, यहां सिंपल F लिखो, यहां सिंपल F लिखो। यहां तक समझ में आया सबको? एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं हर उस बच्चे के लिए। और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है ना, ये बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलो। तो सबसे पहले आपने दिशा बना ली, फिर इस बल को लिख करके देखा कूलाम के नियम से, फिर इस बल को लिख करके देखा कूलाम के नियम से। आपने देखा दोनों बराबर है, तो मैंने उन दोनों को F नाम दे दिया। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों का परिणामी निकालना है, क्योंकि प्रश्न ने हमसे यही कहा था कि A बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है उसके ऊपर लगने वाले नेट बल के बारे में बताइए।
तो ए बिंदु के ऊपर जो आवेश रखा है उसके ऊपर एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। इन दोनों बलों का जब अपन परिणामी निकाल लेंगे तो वही कहलाएगा इसके ऊपर बल। ये बात समझ में आती है सबके? आराम से, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस बल को निकालने की कोशिश करते हैं। कभी भी दो बलों के बीच में अगर आपको एंगल पता है तभी आप निकाल पाएंगे उनका परिणामी। तो एंगल के बारे में सोचते हैं। स्टार्टिंग में कह दिया गया था कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी, एक सेकेंड, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तीनों कितने डिग्री पे होंगे? 60 डिग्री पर होंगे। एक बात, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब पता है ना आपको? शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है जैसे अगर मान लो ऐसे क्रॉस बन रहा हो तो यहां जितना एंगल है वही एंगल इधर होगा, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर ये 60 डिग्री है तो इनके बीच का एंगल भी कितना हो गया? 60 डिग्री। मतलब दो बल हैं जो कितने एंगल पर हैं? 60 डिग्री पर हैं। अगर आप इतना कर पाते हो तो एफ नेट निकालना तो बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि एफ नेट का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार लगाया जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, पहले वाले बल का स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस दूसरे वाले बल का स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2ab, ab मतलब दोनों बल, एफ एफ कॉस, कितना एंगल है दोनों के बीच में? कॉस 60 डिग्री। यहां तक समझ में आया? एकदम उस बच्चे के लिए करवा रहा हूं जो बच्चा एकदम कुछ नहीं जानता, अभी उसको नहीं पता, बस वेक्टर पढ़ के आया है, तो कल के बेसिक्स जानता है और आज ये क्वेश्चन कर रहा है। उसके लिए, हर बच्चे के लिए जो बेसिक, जिसके कमजोर हैं या फिर जो स्टेप बाय स्टेप करना चाहता है न्यूमेरिकल को। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या करना है? अब आपको बस वैल्यूज रख के सॉल्व करना है, इससे ज्यादा मुश्किल काम होगा नहीं। पहले वाले का स्क्वायर एफ स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एफ एफ 2f स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा जल्दी कर सकता हूं मैं, मुझे पता है आप लोग समझदार हो। cos 60 डिग्री 1/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये यहां से कितना निकल करके आ जाता है? 3f स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 3f स्क्वायर, दैट इज √3f। मतलब जो परिणामी है वो कितना निकल के आता है? √3f। अब मुझे नहीं लगता कि ये टफ है, क्योंकि f के बारे में तो आपको पहले से पता है कि f बराबर है एफ ए बी और एफ ए सी के, और कितना है? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये मान यहाँ पे रख दीजिए तो ये आ जाएगा √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। f का मान आपने ऊपर निकाल ही लिया था, तो वो मान आप आराम से रख सकते हो। आकृति पांडे है, राकेश पटेल है, आरती है, सुमित है, रोली यादव है ना? ये सब बच्चे जो हैं, जैसे आशुतोष है, अनीशा है, नरेश है, पासवान साहब हैं, अनिरव मंदिर है, मंडेल है, वसुधा राजपूत है, बहुत से बच्चे हैं, अमन है, वर्षा है। ये सब बच्चे जो हैं, सबके नाम और भी नाम है यहाँ पे, अंजलि है। ये सब बच्चे वो हैं जो क्लास को सीरियसली भी ले रहे हैं। बहुत से नाम और हैं जो मैं मिस कर गया, बहुत से नाम है। हर वो बच्चा जो क्लास के अंदर टॉपिक से रिलेटेड कमेंट कर रहा है, हर वो बच्चा जो ये लिख रहा है कि सर मैं ये चीज़ समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ, हर वो बच्चा जो किसी भी क्वेश्चन के फ्लो के साथ में खुद भी चल रहा है, वही वो बच्चे होते हैं जो एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं और अच्छे नंबर लेकर के आते हैं। वही बच्चे होते हैं जो पढ़ाई को लेकर के सिंसियर होते हैं। तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और जितने भी बच्चे क्लास के अंदर आते हैं 99% से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो सीरियसली क्लास को लेते हैं। और आप लोगों की मिसाल देता हूँ मैं, जब भी मैं 11th क्लास पढ़ाता हूँ, 10th क्लास पढ़ाता हूँ, 9th क्लास पढ़ाता हूँ, आप लोगों की ही मिसाल दी जाती है कि इस बैच के अंदर आकर के देखो बच्चे कितने सिंसियरली पढ़ते हैं, और वो भी आप लोगों से सीख रहे हैं, और उनके अंदर भी धीरे धीरे सुधार है। ये देख के अच्छा लगता है काफ़ी, वेरी गुड, ऐसे ही इसको करो, कंटिन्यू रखो। हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? इसको छापना छुपनी करना हो तो कर लो, और अगर इसको नहीं छापना है तो कोई बात नहीं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। अब जो प्रश्न है वो प्रश्न थोड़ा सा अलग है, थ्योरी क्वेश्चन है। एक अपन जो कर रहे हैं वो क्या है? टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है ना, टीआरक्यूज कर रहे हैं अपन। तो मैंने आपको बताया था टीआरक्यू आप अभी अलग से न्यूमेरिकल कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। इसको जो अगला सप्ताह आएगा ना, उसके अंदर जितने क्वेश्चन कराऊंगा वो न्यूमेरिकल कॉपी में डालना। टीआरक्यू को आप इसमें रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन को आप इसके अंदर रख सकते हो। डायरेक्शन कहां पर आएगी? तो देखो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। इन दोनों की जो डायरेक्शन है, जब दो बल बराबर होते हैं तो जितने भी एंगल पे हो उससे एग्जैक्टली सेंटर में, सिमेट्रिकल है ना ये, तो एग्जैक्टली सेंटर में ये डायरेक्शन आएगी आपके एफ नेट की। ये डायरेक्शन होगी आपके एफ नेट की।
और एफ नेट का एंगल किसी एक से बनेगा 30 डिग्री। तो ये एफ नेट की डायरेक्शन, एक बच्चे ने कहा था सर डायरेक्शन बता दीजिए, तो मैंने बता दिया। शैलेश पूछ रहे हैं कि सर पूरा न्यूमेरिकल करवाओगे क्या? जी हाँ, पूरे न्यूमेरिकल करवाएंगे, और ओ लेवल और ओ प्लस लेवल के न्यूमेरिकल्स यूट्यूब पर होंगे, और उसके बाद जो एडवांस लेवल के या फिर जो इससे बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन आते हैं वो सारे एप्लीकेशन पर होंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बात बता दी थी। चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए, वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 1 नंबर का ही होगा, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचना है। 2 आवेश हैं, ठीक है, 2 बिंदु आवेश है ना, एक बिंदु आवेश है Q1, एक बिंदु आवेश है Q2। इन बिंदु आवेशों के बीच में ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 1 मीटर। सुनना क्वेश्चन को ध्यान से। 2 बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण है, और इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल कितना है? F है, ये अपन मान रहे हैं। वापस से 2 आवेश हैं आपके पास Q1 और Q2, दोनों एक जैसे हैं, दोनों प्लस हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है, और इनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण का जो बल है वो F है। अब हमने क्या किया, इसी आवेश को एक 25 सेंटीमीटर वाले गोले के ऊपर डाल दिया। पहले ये बिंदु आवेश था, बिंदु आवेश हटा करके हमने ये जो आवेश है वो एक 25 सेंटीमीटर के गोले के ऊपर डाल दिया, और इधर भी हमने ये जो आवेश है ये 25 सेंटीमीटर के गोले के ऊपर डाल दिया, और इनके बीच की दूरी जो है अभी भी, इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो अभी भी कितनी है? 1 मीटर ही है। इनकी बीच की जो दूरी है वो अभी भी कितनी है? 1 मीटर ही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। अब आपको ये बताना है कि जो नया वाला बल है एफ डैश, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि एफ बराबर एफ डैश होगा, दूसरा ऑप्शन ये है कि एफ बड़ा होगा एफ डैश से, तीसरा ऑप्शन ये है कि एफ छोटा होगा एफ डैश से। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है 1 2 3 में से, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब क्या करता हूं मैं, इस प्रश्न को एक बार फिर से समझाता हूं और आपके कमेंट्स के अंदर आने वाले उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। तो आप लोगों को जिनको उत्तर पता है वो लिखना शुरू कर दो, तब तक मैं वापस से एक बार प्रश्न समझा देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि 2 आवेश हैं आपके पास Q1 और Q2, वो जो दोनों आवेश हैं वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक बात। इन बिंदु आवेशों के बीच में जो प्रतिकर्षण लग रहा है, क्योंकि दोनों आवेश प्लस हैं तो एक दूसरे को धक्का देंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो इनके बीच में जो प्रतिकर्षण हो रहा है वो बल F है। अब हमने क्या किया, ये आवेश बिंदु आवेश था, इसका बिंदु आवेश से हटा करके हमने ये आवेश एक बड़े गोले के ऊपर डाल दिया, 25 सेंटीमीटर के गोले के ऊपर डाल दिया। इस आवेश को भी हमने 25 सेंटीमीटर के गोले के ऊपर डाल दिया। गोले के केंद्रों के बीच की दूरी अभी भी 1 मीटर है। अब आपको यह बताना है कि दोनों बल बराबर होंगे। अब जो इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल है, मान लेते हैं उसको हम एफ डैश बोल रहे हैं, तो आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि क्या एफ एफ डैश के बराबर है, एफ एफ डैश से ज्यादा है, मतलब ये इसके बराबर है, ये ज्यादा है या ये कम है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक्चुअल में पता है क्या है, जब हम किसी प्रश्न को करवाते हैं, मैं कहता हूं ना कि न्यूमेरिकल आपके थ्योरी की परख है। जितनी अच्छी थ्योरी आप पढ़ोगे उतना ही अच्छे तरीके से आप न्यूमेरिकल करोगे। बहुत से बच्चे जो लगातार थ्योरी साथ साथ पढ़ते हुए चल रहे हैं, उन्होंने आंसर दिया है कि एफ बराबर होगा एफ डैश के, है ना। अब देखो होता क्या है, अप्रोच का फर्क हो जाता है। कभी कभी हम किसी क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो अप्रोच का फर्क होता है, और थोड़ा बहुत भी अगर अप्रोच में फर्क आया तो फिर आंसर गलत आ जाता है। जो बच्चे एफ बराबर एफ डैश बोल रहे हैं उनकी क्या अप्रोच है, पहले वो मैं आपको बता दूं। उनकी अप्रोच ये है, वो दिमाग लगा रहे हैं कि भाई सर ने बताया था कि कूलॉम बल का फॉर्मूला होता है एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर जो है उनके बीच की दूरी है और Q1 Q2 अपने आवेश है। तो उन लोगों का दिमाग पता है कैसे चल रहा है, जो भी 1 लिख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि आवेश Q1 है, यहां भी आवेश Q1 है, यहां आवेश Q2 है, यहां भी आवेश Q2 है, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी बाद में भी 1 मीटर है, पहले भी 1 मीटर है। मतलब जब Q1, जब Q2 और जब R ये तीनों ही नहीं बदल रहे हैं तो बल कैसे बदल सकता है। इस हिसाब से आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे, इवन 90% प्लस बच्चे जो है ये आंसर दे रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, एफ बराबर एफ डैश होगा, जबकि ये गलत है। और हर अंकित प्रश्न आपको एक नई चीज सिखाता है। आपको पता चलेगा अगले सप्ताह में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे, तब आपको इस बात का अंदाज होगा कि जो आपने थ्योरी में पढ़ा था, अब उसको अप्लाई करा जब आपने न्यूमेरिकल्स में, तो आपकी मजबूत हो गई पकड़ अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक्चुअल में इस आर का मतलब ये नहीं है कि आपको आवेशों के, आपको डायरेक्ट दूरी देख लेनी है इन दोनों के बीच में। इस आर का मतलब है
आवेशों के बीच में प्रभावी दूरी, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है आवेश Q1 और आवेश Q2 के बीच में प्रभावी दूरी। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। जब ये बिंदु आवेश थे तो इस बिंदु से इस बिंदु तक जाकर के आपको दूरी मापनी थी, वो दूरी कितनी थी, 1 मीटर थी, बात खत्म, आसान था बहुत ज्यादा। जब ये गोले के रूप में आ गए तो जितना प्लस है, आवेश तो प्लस में ही है, तो जो भी पॉजिटिव आवेश था वो सारा का सारा इस गोले के ऊपर वितरित हो गया। इधर यहां भी जो पॉजिटिव आवेश था वो सारा का सारा इस गोले के ऊपर वितरित हो गया, बड़े गोले के ऊपर एक समान रूप से फैल गया। अब क्या हुआ, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, रिपल्शन होगा इनके बीच में। तो ये जो प्लस है वो इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो ये इधर वाले प्लस को धक्का दे रहा है, ये उधर वाले प्लस को धक्का दे रहा है, तो जो प्लस प्लस है वो यहां बाईं तरफ इकट्ठा होने लगेगा प्रतिकर्षण के कारण, और इसका जो प्लस है वो दाईं तरफ इकट्ठा होने लगेगा प्रतिकर्षण के कारण। कहानी कुछ इस प्रकार की बनेगी। अब आप देखें तो आवेशों के बीच में जो दूरी है वो 1 मीटर नहीं है, वो दूरी ये वाली है, और ये दूरी जो है 1 मीटर से ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। जब आपने बिंदु आवेश से बड़े गोले के ऊपर आवेश दिया तो आवेशों के बीच में जो दूरी थी वो बढ़ गई। अगर R बढ़ गया तो F R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती, तो F कम हो जाएगा। इसका मतलब F डैश जो है वो कम आएगा F से, इसलिए यहां पे सेकंड ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा। सेकंड क्यों सही है, थर्ड सही नहीं है, सेकंड सही है। कैसे सेकंड सही है, समझो। यहां पे दूरी कम थी, यहां दूरी बढ़ गई, तो दूरी बढ़ती है तो बल जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी बढ़ेगी तो बल कम होगा, तो यहां से यहां पर दूरी बढ़ रही है तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण कम हो जाएगा, तो एफ डैश का मान जो है वो कम आएगा, और पहले वाले केस का में बल का मान ज्यादा होगा। बताओ, क्वेश्चन अच्छा लगा ये वाला? तो इस तरह से जब भी हम किसी प्रश्न को करते हैं, इसलिए कहते हैं कि नेक्स्ट वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आंकिक सप्ताह जो है, जो एप्लीकेशन में मिलेगा, उस आंकिक सप्ताह के अंदर हम ऐसे ही प्रश्नों को करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि एग्जाम के अंदर आपको थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है। और एट द एंड जो है बड़े बड़े एग्जाम्स में, जैसे कि IIT JEE वगैरह में, यही चीज इंपॉर्टेंट है, यही चीज महत्वपूर्ण है। बताओ, क्लियर है? चलो बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। क्लियर है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ये एक रेखा है, यहां आवेश, एक आवेश रखा हुआ है Q, प्लस का Q, यहां एक आवेश रखा हुआ है प्लस का Q, बीच की दूरी कितनी है, R है। आपको इस रेखा के ऊपर, आप चाहें तो राइट हैंड साइड में देखें, आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें, इस लाइन के ऊपर आपको वो पॉइंट निकालना है। सुनना प्रश्न को ध्यान से। इस लाइन के ऊपर आपको वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर इन दोनों आवेशों के मध्य, इन दोनों आवेशों के कारण जो बल लग रहा है,
ये एक काम करते हैं, क्वेश्चन को एक बार वापस बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ एक आवेश रखा हुआ है Q1, थोड़ा क्वेश्चन सही से फ्रेम करते हैं। यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है Q2, या एक चीज, यहाँ आवेश रखा हुआ है Q और यहाँ भी आवेश रखा हुआ है Q, दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर मान लेते हैं। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी R है। अब मेरा प्रश्न ये है, तीसरा आवेश कैपिटल Q को कहां रखें कि उस पर नेट बल 0 हो। यह मेरा प्रश्न है कि अब एक तीसरा आवेश है कैपिटल Q, एक तीसरा आवेश है कैपिटल, वो भी प्लस का ही है, एक तीसरा आवेश है कैपिटल Q, उसको कहां रखें? इन दोनों के बीच में रखें, इन दोनों के लेफ्ट में रखें, इन दोनों के राइट में रखें, कहां रखें कि उसके ऊपर नेट बल जो है वो 0 आ जाए? ये मेरा प्रश्न है। समझ में आ गया क्वेश्चन? वापस से एक बार बताऊं क्वेश्चन, फिर आपको 1 मिनट का समय दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। पहला आवेश प्लस Q है, दूसरा आवेश भी प्लस Q है, दोनों एक दूसरे से 8 दूरी पर रखे हुए हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि तीसरा एक आवेश है प्लस Q, उस तीसरे आवेश को कहां रखें कि उसके ऊपर लगने वाला नेट बल 0 हो सके? अब आपको बताना, इन दोनों के बीच में कहीं रख सकते हैं, इसके लेफ्ट में रखना चाहिए या इसके राइट में रखना चाहिए। तीनों पॉसिबिलिटीज पर विचार कीजिए और सबसे पहले बताओ कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? प्रश्न तो क्लियर हो ही गया होगा आपको, लेफ्ट में रखें, सेंटर में रखें कि राइट में रखें? अब इस चीज को करके बताइए और जल्दी से आंसर करना है आपको। काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, कर लिया सॉल्व। मुझे पता है बहुत से बच्चों ने इसका आंसर एकदम परफेक्ट दे दिया होगा। बहुत ही अच्छे, क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, जो नहीं कर पा रहे हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे आते हैं और जब आ जाते हैं तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर देते हैं कि न्यूमेरिकल के अलावा कुछ करने का ही मन नहीं करता। ये सही बात है, ये मैथ्स की तरह है ना, मैथ्स ही तो है। जब इंटरेस्ट आएगा तो इतना भयंकर आएगा कि इसके अलावा कुछ करने की इच्छा नहीं करेगी। तो वो इंटरेस्ट डेवलप करवाना मेरा काम है। आप बस एक्टिव रहो कमेंट सेक्शन में जैसे अभी हो, बहुत अच्छे। कुछ नहीं करना होता है, दिमाग लगाना होता है बस। जैसे पहला आवेश है आपका Q, दूसरा आवेश भी आपका है Q, जितना कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है उस सबके सहायता से करोगे एकदम समझ में आ जाए। देखो, हम ये सोचते हैं कि भाई ये जो आपको दिख रहा है या तो इसके राइट में रख सकते हैं या लेफ्ट में रख सकते हैं या फिर सेंटर में रख सकते हैं, यही कर सकते हो। इसके अलावा कोई चौथा ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। तो एक काम करते हैं ना, जब जीवन में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करने से क्या होगा, तो सब कुछ करके देख लो। सबसे पहला काम ये करो, आवेश को यहां रख के देख लो, इससे आपको पहली पॉसिबिलिटी का पता चल जाएगा। फिर आप उसी आवेश को यहां रख लेना, यहां रख लेना। शुरू करें। मान लेते हैं मैंने इस आवेश को यहां रख दिया। अब अगर इस कैपिटल Q को मैंने यहां पर रखा है तो अब आप विचार करो, दिमाग लगाओ कि इसके ऊपर कौन कौन बल लगाएगा। शुरू करें। जब कैपिटल Q को मैंने यहां पर रखा है तो इसके ऊपर बल लगाने के लिए 2 उम्मीदवार हैं। पहला उम्मीदवार है ये स्मॉल q और दूसरा उम्मीदवार है ये स्मॉल q। शुरू करें।
ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों करेंगे प्रतिकर्षित? क्योंकि दोनों एक जैसे आवेश हैं। तो अगर आप अपने आप को इस Q की जगह रखते हो तो ये छोटा वाला Q आपको आपके पास बुलाएगा या आपको धक्का देगा। केवल इतना ही सोचना है। फिर से अगर मैं इस कैपिटल Q की जगह खुद को रख लूं तो मुझे केवल इतना सोचना है कि सामने वाला बंदा मुझे इनवाइट कर रहा है या सामने वाला बंदा मुझे दूर जाने के लिए कह रहा है। तो क्योंकि दोनों प्लस हैं, ये Q बोलेगा भाग जाए यहां से, तो ये इसको अपने से दूर भेजेगा। मैं अगर इसको 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, तो पहले वाला बल इधर लग रहा है। ये जो कैपिटल Q है, क्या ये इसको अपने पास बुलाएगा? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी बोलेगा इस Q को मेरे से दूर भाग जा, तो ये इसको भी दूर कर देगा। अब तो आप में दिमाग है ही, एक बल उधर लग रहा है, दूसरा बल भी उधर लग रहा है, तो वो दोनों बल कैंसिल तो होंगे नहीं, जुड़ेंगे। सीधी सी बात है, ये जब दोनों कैंसिल होंगे नहीं जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो जीरो कभी भी आ नहीं सकता। इसका मतलब अगर अपन लेफ्ट में रखेंगे तो जीरो के आने के कोई भी चांस नहीं है। अब अगर इसी चीज के बारे में राइट में रख के सोचें तो समझ में आएगा। यहां पे रख के देखो कैपिटल Q को, अगर कैपिटल Q को आपने यहां पे रखा, ये इसको अपने पास बुलाएगा, अपने से दूर धक्का देगा। केवल इतना सोचना है। तो अगर इस Q की जगह आप खुद को रख दो तो वो आपको पास में तो नहीं बुलाएगा क्योंकि प्रतिकर्षण है, वो बोलेगा दूर भाग जा, तो वो आपको आपसे दूर भगाएगा। इसका मतलब F1 इस दिशा में लगेगा। ये जो Q है ये भी इस कैपिटल Q को बोलेगा मेरे से दूर भाग जा, तो ये भी इसके ऊपर जो बल है वो इस दिशा में लगाएगा F2। यहां भी F1 F2 जो है वो ऐड ही होंगे, कैंसिल नहीं हो सकते, और अगर कैंसिल नहीं होंगे तो नेट बल जीरो आ ही नहीं सकता। अब आपसे कोई सवाल करे कि सर जी बीच में रख के देखते हैं, आज रखते हैं। अगर मान लो मैंने बीच में रख दिया Q को, अब मैं अगर दिमाग लगाऊं तो हो सकता है कुछ। सोचते हैं, इस कैपिटल Q को ये छोटा वाला Q अपने पास बुलाएगा, अपने से दूर धक्का देगा, क्योंकि दोनों प्लस हैं तो दूर धक्का देगा उधर की तरफ, तो ये बोलेगा भाग जा इधर से, तो यहां पे ये इसको अपने से दूर धक्का देगा। ये जो Q है ये इस कैपिटल Q को अपने पास नहीं बुलाएगा, अपने से दूर धक्का देगा, तो ये इसके ऊपर बल इस तरह से लगा। मतलब कैपिटल Q को एक धक्का वो दे रहा होगा, बोले दूर भाग जा, इधर से कैपिटल Q को ये धक्का दे रहा होगा तो इधर भाग जा, तो कहीं भी नहीं जा पाएगा। अगर बीच में आपने रख दिया तो उधर वाला धक्का और इधर वाला धक्का जो है वो बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पे नेट बल जो है कितना आ जाएगा? जीरो। इसका मतलब सेंटर में इधर जो है नेट बल कितना आ सकता है? जीरो आ सकता है। इसके और भी बहुत सारे फ्लेवर हैं, मतलब इस क्वेश्चन के और भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। वो सारे फ्लेवर आपको आंकिक सप्ताह में मिलेंगे, जहां पे अगर ये दोनों अलग अलग हो तो क्या होगा, एक प्लस हो एक माइनस हो तो क्या होगा, ये भाई साहब अगर माइनस हो जाए तो क्या होगा। ये सबसे बेसिक वाला है, ये एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। मैं आपको आज की क्लास में पैटर्न ही बता रहा था, दिस इज वन काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। आपको इस पे अलग अलग तरह के प्रश्न जो हैं वो अगले सप्ताह में देखने को मिलेंगे। तो ये वाली कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अब अगले वाले सप्ताह में आंकिक सप्ताह रहेगा एप्लीकेशन पे, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक अपने बैचेस वगैरह को ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए, ताकि आप उन प्रश्नों का आनंद ले सकें और अपने एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। अगर न्यूमेरिकल्स आपको पसंद आते हैं तो नीचे एक कमेंट करके बता दो। मैं बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। आपको बस कमेंट करना होता है, लाइक करना होता है, शेयर करना होता है, ताकि आपका प्यार हम तक पहुँचता रहे। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए।